गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रबलित कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट मीन्स प्रबलित कंक्रीट। तो रीइंफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग्स, प्रबलित कंक्रीट इमारतें जो हैं यानी प्रबलित कंक्रीट इमारतें जो हैं इनका तन्यता विस्तृतीकरण यानी डक्टाइल डिटेलिंग। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, यानी उसका परिचय क्या है, क्या होती हैं ये डक्टाइल डिटेलिंग बिल्डिंग्स के अंदर। ओके, तो जो इस्पात एवं आरसीसी कार्य, स्टील और आरसीसी के जो कार्य हैं, इनका भूकंप के प्रति जो अर्थक्वेक हैं, अर्थक्वेक के प्रति प्रतिरोध बहुत अच्छा होता है। इसका कारण क्या है कि इसमें तन्यता जो है वो तन्यता का गुण अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। तन्यता अधिकतम विस्थापन एवं पराभव विस्थापन का अनुपात है। तन्यता क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन यील्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी जो विस्थापन होगा मैक्सिमम विस्थापन बटे यील्ड डिस्प्लेसमेंट यानी पराभव विस्थापन, इनके अनुपात को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। तो भवन की यानी बिल्डिंग का जो पराभव बिंदु पर पहुंचने के बाद यानी यील्ड डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचने के बाद बिना विफल हुए जितनी अधिक विकृति होने की उसमें क्षमता होगी, यानी वो विफल नहीं होना चाहिए, बिना विफल हुए जितना वो डिस्प्लेस हो सकता है, जितना वो विकृत हो सकता है, ठीक है, तो वो उस भवन की तन्यता उतनी ही अधिक होगी। इस तन्यता के कारण भवन बिना विफल हुए पर्याप्त भूकंप की जो ऊर्जा है, भूकंप ऊर्जा, उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण भूकंप की क्षतिकारी ऊर्जा काफ़ी घट जाती है। भूकंप की जो क्षतिकारी ऊर्जा है वो काफ़ी घट जाती है। आगे फिगर जो है अपना, उसके अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट यानी भूकंप प्रतिरोधक और विस्थापन, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ दिखाया गया है। ये आपका ग्राफ है। भूकंप जब आएगा तो उसके कारण बिल्डिंग कितना रेजिस्ट करेगी, ठीक है, तो वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है और विस्थापन कितना डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एक्स एक्सिस में अपना विस्थापन है और वाई एक्सिस में अपना फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स। तो जैसे जैसे रेजिस्टिंग फोर्स यानी यह भूकंप का जो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, भूकंप का जो फोर्स है उस वो बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होगा, ये रेजिस्ट करेगी बिल्डिंग, प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। तो आर वाई पॉइंट पर यानी वाई यील्ड जो रेजिस्टिंग फोर्स है वहाँ पर इसमें विस्थापन होगा यू विस्थापन को डिनोट कर रहा है और वाई यील्ड यानी यील्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कर्व है, ये जो आपको कर्व दिखाया जा रहा है, इस कर्व में ये एक्चुअल रेजिस्टेंस का कर्व है, ओके। और ये कर्व में यील्ड पॉइंट पर पहुँचने के बाद भी इसमें आपको एक एक्चुअल यील्ड पॉइंट दिखाया गया है, एक इफेक्टिव इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि वहाँ तक पहुँच के बिना कोई विकृत हुए और कोई भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। जब भी फोर्स हटेगा बिना कुछ विकृत हुए वो अपनी मूल पोजीशन में आ जाता है, तो वो होता है इलास्टिक लिमिट। तो एक इफेक्टिव इलास्टिक लिमिट है, एक एक्चुअल रेजिस्टेंस, फिर आपकी इफेक्टिव यील्ड लेवल और यूजफुल लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये दिखा रखा है इसमें। तो आपको पहले यील्ड डिस्प्लेसमेंट है यू वाई, इसके बाद में आपकी प्रतिरोध की क्षमता मैक्सिमम पहुंच जाएगी, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यू एम, ओके। तो इस फिगर में क्या दिखाया है कि पराभव बिंदु पर पहुंचने के बाद भी पदार्थ विफल नहीं होता, बल्कि उसमें प्लास्टिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तन्यता के कारण भूकंप का प्रभावी बल
तन्यता के कारण भूकंप का जो प्रभावी बल है वो काफ़ी घट जाता है, जिससे डिजाइन में मितव्ययता या इकोनॉमी प्राप्त होती है। यहाँ पे तन्यता क्या है, क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी यू एम बटे यील्ड डिस्प्लेसमेंट यू एम अपॉन यू वाई। ओके, ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपन कोडल प्रोविजंस पढ़ेंगे। कोडल प्रोविजंस, तो ये जो भूकंप प्रतिरोधी यानी भूकंप का जो एरिया है, भूकंप से प्रतिरोध बचाने के लिए जो रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए क्या आईएस कोड के जो प्रोविजंस हैं, कोडल प्रोविजंस क्या हैं, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आईएस कोड है वो है आईएस 13920, आईएस कोड 13920 1993, यानी 1993 में ये पब्लिश्ड हुआ था और 13920 इसका नंबर है। ठीक है, तो आईएस 13920 1993 में क्या है, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सीस्मिक फोर्स, यानी जो भूकंपीय बल के प्रभाव वाले यानी भूकंपीय बल जहाँ लगने वाली प्रबलित कंक्रीट हैं उनमें तन्यता विस्तृत विवरण। ओके, तो ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है, आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड, कोड है 13920। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके प्रोविजन यानी इसके अंदर क्या है, इस मानक में प्रबलित कंक्रीट यानी रीइंफोर्स कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अखंड या एकास्म डिजाइन, यानी अखंड और एकास्म, एकास्म मतलब पूरी एक तरीके से बंधी हुई यूनिटी की डिजाइन हो जो, वह विस्तृत ब्यौरे से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है जिनसे संरचनाओं को भूकंप के समय पर्याप्त तन्यता व कठोरता प्राप्त हो सके। ठीक है, तथा तीव्र भूकंप के समय भी ध्वस्त न हो सके। इस मानक में प्रबलित कंक्रीट निर्माण के लिए किए गए प्रावधान विशेष रूप से अखंड या एकास्म प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण पर लागू होते हैं। पूर्व निर्मित अथवा पूर्ण प्रबलित अवयव केवल उन्हीं अवस्थाओं में उपयोग किए जा सकते हैं जब वे भूकंप के समय अथवा उनके पश्चात भी संरचना को अखंड प्रबलित कंक्रीट जैसी तन्यता प्रदान कर सकें। इस मानक में धरन की जोड़, इसमें क्या है, बीम की जोड़ सतह पर अनुदैर्ध्य प्रबलन, स्पाइस व स्तरण करने के लिए आवश्यक अधिकतम व न्यूनतम प्रबलन का प्रावधान किया जाता है। इस मानक में धरनों के डिजाइन के लिए अपरूपण प्रतिबल, अनुप्रस्थ प्रबलन ज्ञात करने का भी विस्तृत ब्यौरा इसमें दिया गया। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बीम कहाँ पे फैल होंगी, फ्लेक्चर मेंबर, ठीक है, बीम क्या है, फ्लेक्चर मेंबर है, वो कहाँ फैल होंगी, फैल भूकंप में कौन सा फोर्स है जिसके कारण वो फैल होती हैं, उस फेलियर को बचाने के लिए क्या अपने को एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, क्या रीइंफोर्समेंट कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट क्या आएगा, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आरसीसी कार्यों में तन्यता प्राप्त करना, डक्टिलिटी इन आरसीसी वर्क, डक्टिलिटी इन आरसीसी वर्क। साधारण कंक्रीट क्या होती है, सिंपल जो कंक्रीट है वो ब्रिटल होती है, वो क्या होती है, भंगूर। जब इस ब्रिटल कंक्रीट पर बल लगता है तो उस बल का मान उस कंक्रीट के यील्ड पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस पे जब बल लगेगा तो उस बल का मान कहाँ पहुंच जाता है, उस कंक्रीट के यील्ड पॉइंट पर, और वह कंक्रीट का ढांचा अपने आप ही विफल हो जाता है, क्रश हो जाता है। वो जो कंक्रीट का ढांचा है वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। तो ये कंक्रीट कैसी है, ब्रिटल नेचर है। कंक्रीट का नेचर क्या है, ब्रिटल नेचर है। इस ढांचे को विफल होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, कंक्रीट को अपन प्रबलित करते हैं, रीइंफोर्स्ड करते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्स्ड करते हैं कैसे करेंगे कि इसके अंदर अपन स्टील की जो छड़ हैं या बार हैं वो इसके अंदर डालते हैं। तो प्रबलन द्वारा परिरुद्ध करके इससे तन्ने बनाया जा सकता है। कैसा बना लेते हैं अपन, तन्ने, डक्टाइल बना लेते हैं। तो ये आपका फिगर है 6.2, इसमें रीइंफोर्स कंक्रीट का जो व्यवहार है उसको दर्शाया गया है। इसमें इसकी सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के बीच ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसमें एक्स एक्सिस पे तो क्या है,
कंप्रेसिव स्ट्रेन है और वाई एक्सिस में इसमें फोर्स है। ओके, ये प्रबलित कंक्रीट का कर्व है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपने को डक्टिलिटी जो है वो प्रबलित करने के बाद में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इस कर्व से कंक्रीट में परिरुद्धता प्राप्त करने के लिए वलेक डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं? वलेक, यानी रीइंफोर्समेंट बार, छड़ें डाली जाती हैं। यहाँ पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है अपना नेक्स्ट, भूकंप के समय प्रबलित कंक्रीट के धरन या कॉलम के जोड़ों की प्रतिक्रिया। जो रेस्पॉन्स क्या होगा, बीम कॉलम जॉइंट, बीम और कॉलम जहाँ पे जॉइंट होंगे, बीम और कॉलम जहाँ जॉइंट होंगे, तो आरसीसी बिल्डिंग में अर्थक्वेक के टाइम में बीम कॉलम जॉइंट पे क्या रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, वो अपने को देखना है। तो इसमें क्या है, जब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के जो कॉलम हैं और धरन हैं कि इनका जो जॉइंट है, कटाव बिंदु है, उस क्षेत्र बिंदु का जो क्षेत्र धरन व कॉलम का जोड़ कहलाता है। इनका जो क्रॉस पॉइंट है वो इनका जोड़ कहलाता है। इस क्षेत्र में धरन व कॉलम के अवयवों की सामग्री का भार वहन करने की क्षमता सीमित होती है। इस पॉइंट पे क्या है, धरन व कॉलम के अवयवों की सामग्री का भार को वहन करने की क्षमता सीमित होती है। इस कारण भूकंप के समय क्या है, उन पर या उनके भार वहन करने की क्षमता से अधिक भार लगने पर वे अति क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या हो जाते हैं, जिनकी मरम्मत करना कठिन होता है। अतः कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जो बीम कॉलम के जो जोड़ हैं, इनका डिजाइन भूकंप प्रतिरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना चाहिए। ठीक है, बीम कॉलम जॉइंट ओवर कॉमन एट बीम एंड कॉलम, ये इसमें दिखाया गया है। इसके बाद आपका आता है बिहेवियर ऑफ जॉइंट एट अर्थक्वेक। भूकंप के समय जोड़ की प्रतिक्रिया क्या होगी। भूकंप के समय जोड़ के समीप धरन पर क्या होगा, एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। धरन जो है यानी बीम पर एक आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो एक दिशा में लगेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन आघूर्णों के कारण बीम कॉलम के जोड़ की जो ऊपरी प्रबलन छड़ें हैं, जो अपर टेंशन बार्स हैं, वो एक दिशा में खींचती हैं। अपर टेंशन बार जो हैं वो एक दिशा में खींचती हैं तथा निचली प्रबलन छड़ें ऊपरी छड़ों के विपरीत दिशा में खींचती हैं। यानी ऊपरी जो टेंशन बार हैं वो एक दिशा में उनका खिंचाव ज़्यादा होता है और निचली जो प्रबलन छड़ें हैं वो उसके विपरीत दिशा में खींचती हैं। जोड़ क्षेत्र में कंक्रीट व प्रबलन के बीच उत्पन्न बॉन्ड बल उपरोक्त बलों को संतुलित करते हैं। यदि कॉलम की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, कॉलम की अगर विड्थ या चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, या कॉलम के कंक्रीट की जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो कम है, तो कंक्रीट व प्रबलन का बॉन्ड पर्याप्त नहीं होगा तथा प्रबलन छड़ों का इस जोड़ पर संचलन या खिसकाव हो जाएगा तथा धरन का भार वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जोड़ की ऊपरी प्रबलन छड़ें और निचली प्रबलन छड़ों में खिंचाव व जो धकेल बल उत्पन्न होने के कारण जोड़ में ज्यामितीय विकृति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण एक विकीर्ण की लंबाई बढ़ जाएगी। एक जो डायगोनल है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और दूसरे विकीर्ण की लंबाई घट जाएगी। जोड़ पर कॉलम के जो सेक्शन है उसका क्षेत्रफल इनसफिशियंट होने के कारण जोड़ की जो कंक्रीट है उसके विकीर्ण दरार उत्पन्न हो जाएंगी। उसके अंदर क्या होगा, विकीर्ण दरार उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब आपका है रीइंफोर्स्ड बार इन आरसीसी वॉल्स। रीइंफोर्समेंट बार इन आरसीसी वॉल्स, प्रबलित कंक्रीट दीवारें में नियमित दूरी पर क्षैतिज व जो वॉल्स हैं आपकी, जो आरसीसी वॉल्स हैं उनके ऊपर नियमित दूरी पर क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल दिशा में इस्पात की छड़ों का एक ग्रिड के रूप में बिछाया जाता है। अपने को एक दीवार में क्षैतिज और ध्रुवाधार जो प्रबलन एक या दो समानांतर परतों में लगाया जा सकता है। ये परतें
क्या कहलाती हैं? कर्टेन कहलाती हैं, आवरण कहलाती हैं। क्षैतिज प्रबलन को दीवारों के सिरों पर जकड़ने की आवश्यकता होती है। जो क्षैतिज प्रबलन है उनको दीवारों के सिरों पर जकड़ने की आवश्यकता होती है। दोनों क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में प्रबलन का न्यूनतम क्षेत्रफल दीवार के परिच्छेद का 0.0025 गुना होना चाहिए। दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में प्रबलन का जो न्यूनतम क्षेत्रफल है वो दीवार के क्षेत्रफल का 0.0025 गुना होना चाहिए। ठीक है। ऊर्ध्वाधर प्रबलन दीवार के परिच्छेद में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि डिटेलिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कॉलम, कहाँ पे? भूकंप प्रतिरोधी स्तंभों की विस्तृति। डिटेलिंग किस में? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कॉलम के लिए। ये तो अभी अपन ने कहाँ देखा? बीम के लिए और आरसी वाल के लिए। अभी अपन देखेंगे कॉलम के लिए। तो भारतीय जो आईएस कोड है 13/920/1993, इसके अनुसार कॉलम के लिए क्या होना चाहिए? कॉलम के दोनों सिरों से, कॉलम के जो दोनों सिरे हैं वहाँ से कॉलम की 1/6 लंबाई या 45 सेंटीमीटर लंबाई में, जो भी इनमें से ज़्यादा है, क्षैतिज स्ट्रिप्स कम अंतराल पर लगाई जानी चाहिए। ठीक है। 45 सेंटीमीटर लंबाई में जो भी अधिक है, क्षैतिज स्ट्रिप्स कम अंतराल में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगाई जानी चाहिए रीइंफोर्समेंट की। ठीक है। यह अंतराल कॉलम की न्यूनतम कितने अंतराल पे? अंतराल क्या होगा? कॉलम की न्यूनतम माप यानी डी का 1/4 भाग यानी D/4 के बराबर होनी चाहिए। ओके। कॉलम और धरन के जो जंक्शन है उनके ऊपर व नीचे कॉलम में उपरोक्त लंबाई अर्थात कॉलम की लंबाई का, जो कॉलम है उसकी लंबाई का 1/6 भाग या 45 सेंटीमीटर लंबाई में क्षैतिज स्ट्रिप्स D/4 के अंतराल पर लगाई जानी चाहिए। जबकि डी कॉलम की न्यूनतम माप है। डी क्या है? कॉलम की न्यूनतम माप है। यह अंतराल 10 सेंटीमीटर से अधिक, ये जो अंतराल है जिस अंतराल पे स्ट्रिप लगाओगे ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 10 सेंटीमीटर से अधिक, 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अन्य स्थानों पर स्ट्रिप्स का अंतराल गणना के अनुसार रखा जाना चाहिए, परंतु यह अंतराल D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका बीम कॉलम जॉइंट है उसके ऊपर और नीचे का जो अंतराल है स्ट्रिप्स का वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और जो अन्य स्थान है जॉइंट के दोनों, कितनी दूरी तक ये होगा? कितनी दूरी तक? L/6 या 45 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है। जो भी अधिक हो, ये स्ट्रिप्स कहाँ पे लगेंगी? जॉइंट से 45 सेंटीमीटर ऊपर नीचे या L/6 लंबाई में। ठीक है। और अन्य जगह पर स्ट्रिप्स का अंतराल D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। डी क्या है? उसकी न्यूनतम चौड़ाई, जो न्यूनतम माप है किसकी? कॉलम की। स्ट्रिप्स की 135 डिग्री का लूप बनाने वाली बंधक छड़ की लूप से आगे की लंबाई स्ट्रिप छड़ के व्यास का 10 गुना होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिप जो लूप बनाएगी 135 डिग्री का, इस लूप से आगे की लंबाई जो है वो स्ट्रिप छड़ का जो व्यास है उसकी 10 गुना होनी चाहिए, परंतु ये लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। कॉलम के कोनों वाली छड़ों के बीच अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक होने पर 180 डिग्री के हुक वाली अतिरिक्त स्ट्रिप लगाई जानी चाहिए। यानी कॉलम के कोनों वाली छड़ों के बीच में अगर अंतराल 30 सेंटीमीटर से अधिक है, जो कॉर्नर्स में जो इसके छड़ लगी हुई हैं लॉन्जिट्यूडिनल बार्स, उनके बीच अगर 30 सेंटीमीटर से अधिक का स्पेस है तो 180 डिग्री के हुक वाली अतिरिक्त स्ट्रिप्स लगाई जानी चाहिए। ये स्ट्रिप्स कोनों वाली छड़ों व 135 डिग्री हुक वाली स्ट्रिप्स के चारों ओर होनी चाहिए। ये अतिरिक्त स्ट्रिप्स कंक्रीट को यथास्थान बनाए रखने व ऊर्ध्वाधर छड़ों के व्याकुंचन को रोकने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। ठीक है। अब
रीइंफोर्स कंक्रीट जो कॉलम है इनमें प्रबलन दो प्रकार से प्रबलन दिया जाता है। एक आपका लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट और एक आपका लेटरल या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा लेटरल या ट्रांसवर्स। स्तंभ में मुख्य रूप से दो प्रकार की विफलताएं पाई जाती हैं। कॉलम है उसमें दो प्रकार की विफलताएं होंगी। एक हो गया एक्सीय फ्लेक्चरल फेलियर, एक्सियल फ्लेक्चरल फेलियर यानी अक्षीय नमन विफलता, और एक है शियर फेलियर। ठीक है, तो अगर कॉलम सेक्शन जो है किसी स्तंभ का परिच्छेद, कोई भी कॉलम का अगर सेक्शन लेंगे तो खंड का चयन उस पर आ रहे भारों के अभिकल्पन से ज्ञात किया जा सकता है। उसका जो सेक्शन है वो उस पर आ रहे भार जो हैं उन भारों से डिजाइन किया जा सकता है। स्तंभ में तन्यता व्यवहार बनाए रखने के लिए IS कोड 13,920 1993 में अग्र संशुष्टियाँ की गई हैं। क्या किया गया है IS 13,920 में? क्या कहा है? कॉलम की लंबाई चौड़ाई जो उसकी डायमेंशंस हैं, उसकी जो सेक्शन है उसकी डायमेंशन कैसे बताई गई हैं कि स्तंभ की चौड़ाई कम से कम 300 mm होनी चाहिए। स्तंभ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 300 mm। यदि किसी स्तंभ की अनसपोर्टेड लंबाई यानी क्लियर स्पान अगर उस कॉलम का 4 मीटर से कम है, कितना है? 4 मीटर से कम है, तो कुल लंबाई 5 मीटर से कम हो तो स्तंभ की चौड़ाई 200 mm तक रखी जा सकती है। यानी अनसपोर्टेड लंबाई उसकी 4 मीटर से कम और कुल लंबाई अगर 5 मीटर से कम है तो उस स्तंभ की चौड़ाई 200 mm तक रखी जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन के बारे में। अब लॉन्जिट्यूडिनल, उस कॉलम में लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट यानी उस लंबाई के अलोंग, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब उसकी कॉलम की लंबाई के अलोंग जो लंबी छड़ें लगेंगी वो कितनी होंगी। तो स्तंभ में अनुदैर्ध्य प्रबलन यानी लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट की मात्रा, RCC का कोड क्या है? IS 456/2000 यानी 456 जो नंबर का कोड है वो RCC डिजाइन का है। तो इसके अनुसार इन छड़ों में लैप स्प्लाइस के मध्य भाग में दी जानी चाहिए। लैप कहाँ दिया जाना चाहिए? मध्य भाग में। तथा संपूर्ण जो लैप है, लैप लंबाई पर पार्श्वतान छड़ें यानी लेटरल टाइज लगाई जाती हैं। जो पूरी लंबाई है उसके अंदर लेटरल टाइज लगाई जाती हैं, लेटरल यानी उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जिनका अंतराल 150 mm से कम होना चाहिए। ये जो है ना टाइज, क्रॉस टाई दिखा रखी है आपको, ये क्या है? क्रॉस टाई। और मिनिमम डायमेंशन आपको कितनी बताई थी कि 300 mm होनी चाहिए, है ना। और अगर 4 मीटर उसका क्लियर स्पान है यानी अनसपोर्टेड लेंथ, या 5 मीटर से कम कुल लेंथ है तो 200 तक भी रख सकते हैं। वैसे मिनिमम कॉलम की साइज है वो 300 से कम 300 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्रॉस टाई है। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ये तो है लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, और ये जो सर्किल दिख रहा है मतलब अंदर एक रेक्टेंगल और दिख रहा है वो है आपका टाई, और ये बीच में क्रॉस टाई भी दिखा रहा है। यहाँ आपको दिख रही होगी इस फिगर में और इस फिगर में, इसमें और इस फिगर में। ठीक है, तो जो क्रॉस टाई लगाई जाती हैं जिनका अंतराल 150 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा स्तंभ के किसी काट पर 50% से अधिक छड़ों में चढ़ाव नहीं देना चाहिए। कोई भी काट में 50% से ज़्यादा छड़ों में ये नहीं देना चाहिए। अब अपन देखेंगे लेटरल रीइंफोर्समेंट यानी पार्श्व प्रबलन के संबंध में अपन IS 13,920 की जो संस्तुतियाँ हैं वो क्या हैं कि वर्ताकार स्तंभ में घुमावदार प्रबलन तथा वर्गाकार स्तंभ में आयताकार टाई का प्रयोग किया जाता है। आयताकार टाई उद्दगर छल्ले की भांति तैयार की जाती है। सिरों पर 135 डिग्री का हुक
तथा टाई छड़ के व्यास के 10 गुना के बराबर अतिरिक्त लंबाई छोड़ दी जाती है। अतिरिक्त लंबाई 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आयताकार पार्श्व टाई की समानांतर भुजाओं की केंद्र से केंद्र दूरी यानी सेंटर टू सेंटर जो दूरी है वो 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह लंबाई 300 mm से अधिक हो तो उसमें एक क्रॉस टाई जो आपको चित्र में दिखा रखा है इसके अनुसार डाल देना चाहिए, अथवा जो 6.5C में आपको दिखा रखा है इसके अनुसार जोड़ा पार्श्व टाई एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर डाल दी जाती है। फिर है स्तंभ के सिरों से, स्तंभ के जो सिरे हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ से L0 दूरी तक पार्श्व टाई सघन कर देनी चाहिए। यानी स्तंभ कॉलम के जो सिरे हैं वहाँ से L0 दूरी तक पार्श्व जो टाई हैं, लेटरल टाइज हैं, उनको सघन यानी उनकी डेंसिटी ज़्यादा कर देनी चाहिए, वो पास पास लगा देनी चाहिए। जहाँ L0 स्तंभ की अधिकतम भुजा की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का 1/6, यानी L0 क्या है, अधिकतम भुजा की लंबाई या स्तंभ की ऊंचाई का 1/6 भाग है। L0 क्या है, 1/6 उसकी अधिकतम लंबाई, अथवा 450 mm, अथवा 450 mm, जो भी अधिकतम हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी L0 तक आप टाइयों की क्या है डेंसिटी बढ़ा दोगे, और ये L0 क्या है, उसकी टोटल लंबाई का 6वां भाग, उसको टोटल लंबाई को 1/6 से गुणा कर देंगे तो जो लंबाई आएगी वो आएगी उसकी L0 या 450 mm। जो भी ज़्यादा हो उतनी दूरी तक आपको टाई को ज़्यादा लगाना चाहिए। इस लंबाई को चित्र में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इस क्षेत्र में डाला गया पार्श्व प्रबलन विशिष्ट परिबद्ध प्रबलन यानी स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट कहलाता है। इस क्षेत्र में जो भी रिइंफोर्समेंट डाला है ना, ये टाई आपने बढ़ाई है L0 तक, ठीक है, तो ये जो अपने एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट डाला है इसको क्या कहते हैं, स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट। अब आपके जो बिंदु 3 में जो आपको क्या बताया कि जो ये दूरी बताई पार्श्व टाई का ऊर्ध्व अंतराल, पार्श्व टाई का ऊर्ध्व अंतराल यानी इसका जो कितना होगा ऊर्ध्व अंतराल, यानी वर्टिकल जो अंतराल होगा ये D/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतराल D क्या है, कॉलम की चौड़ाई, ठीक है, तो D/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ D स्तंभ की न्यूनतम माप है, D क्या है, कॉलम की न्यूनतम माप है। कॉलम का कोई भी सेक्शन है जैसे 300 है, ठीक है, तो D क्या है, कॉलम का न्यूनतम माप है। यह अंतराल 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, या तो D/4 या 75 जो कम है, ठीक है, और नहीं 100 mm से अधिक होना चाहिए। यानी 75 mm से तो कम नहीं होना चाहिए और 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेटरल इन्फोर्समेंट के लिए क्या बताया कि आपका जहाँ पे घुमावदार प्रबलन है या वर्गाकार स्तंभ में आयताकार टाई का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, आयताकार टाई। आयताकार टाई जो है वो उद्दगर छल्ले की भांति तैयार की जाती है और सिरों पर 135 डिग्री के हुक्स में मोड़ देते हैं, और टाई छड़ का व्यास क्या है, कितना लेते हैं, व्यास के 10 गुना के बराबर अतिरिक्त लंबाई छोड़ दी जाती है। उसका जो व्यास है, जैसे मान लो कि आपने मोड़ा है, ये यहाँ पे मोड़ रखा है B में, देखो आपने इसको मोड़ रखा है, तो एक कितना मोड़ा है इसको, 135 डिग्री के कोण पे मोड़ा है, और कितना मोड़ा है कि जितना इसका व्यास है इस छड़ का, इस सरिये का, उसका 10 गुना ज़्यादा छोड़ देते हैं मोड़ के, ठीक है। ये अतिरिक्त लंबाई जो है ना, ये 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मान लो 8 mm का है तो 10 गुना 80, ठीक है, तो 80 तो ठीक है। अब 6 mm का है तो 10 गुना 60, तो 60 नहीं 75 mm करना है अपने को, ठीक है। ऐसे ही समानांतर भुजाओं की सेंटर टू सेंटर जो दूरी, आयताकार पार्श्व टाई की समानांतर भुजाओं की सेंटर टू सेंटर दूरी है 300, कितनी होगी, मिनिमम कम से कम 300 होनी चाहिए। यदि यह लंबाई 300 mm से अधिक हो, यानी 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर 300 से अधिक हो तो उसमें क्रॉस टाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्रॉस टाई, ठीक है। और क्रॉस टाई को जहाँ पे जॉइंट आएंगे, कॉलम या कॉलम का जो सिरा है उससे L0 दूरी तक
डेंसिटी उसकी बढ़ा देंगे टाइज की, और ये L0 दूरी क्या है, 1/6 इंटू एल, ठीक है, या 450 mm, जो भी अधिक हो, ठीक है। और इस एरिया को क्या कहते हैं, स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग क्या होगी, स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट में जो स्पेस क्या होगी, टाइज की जो स्पेसिंग होगी, जो उनके बीच की दूरी होगी, अंतराल होगा, वो D/4 से अधिक नहीं होना चाहिए, या 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ये अन्य स्थानों पर स्तंभ का विस्तृतीकरण कॉलम दिखाया गया है। इसी कॉलम है, बीच बीच में जो हॉरिजेंटल पार्ट दिखा रखा है, ये बीम्स हैं। ये क्या है, बीम है। यहाँ पे L0 दिखा रहा है, जहाँ भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, इस जॉइंट से ऊपर L0, नीचे L0। L0 क्या है कि इसकी मैक्सिमम जो क्लियर स्पान है उसका 1/6, उसका 1/6 भाग, ठीक है, उसका 1/6 भाग। अन्य स्थानों पर टाई का अंतराल डिजाइन द्वारा ज्ञात करते हैं। बाकी जगह टाई का जो अंतराल है वो डिजाइन द्वारा ज्ञात करते हैं, परंतु यह D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह अंतराल D/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब कॉलम नींव से संबंध हो, जब कॉलम जहाँ नींव से जुड़ रहा है, कहाँ पे, फुटिंग से जुड़ रहा हो, तब विशिष्ट परिबद्ध प्रबलन नींव में कम से कम, तो यहाँ पे स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट जो है वो नींव में कम से कम 300 mm अंदर तक डाल देना चाहिए। कितना, 300 mm अंदर तक। ये आपको दिखा भी रखा होगा, विशिष्ट परिबद्ध प्रबलन कितना, कम से कम 300 अंदर नीचे, ठीक है, यानी फुटिंग के अंदर कम से कम 300 mm नीचे तक डालना चाहिए, ठीक है। अब आगे अपन, ये तो पढ़ा था अपन ने कॉलम के लिए, लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अब अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो डिटेलिंग है वो बीम्स के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए, फ्लेक्चरल मेंबर के लिए, बीम के लिए। हाँ, तो अब अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बीम पढ़ रहे हैं। तो प्रबलित कंक्रीट धरण में, यानी रीइंफोर्स कंक्रीट बीम में प्रयोग किए जाने वाले जो स्टील है, रीइंफोर्समेंट की जो मात्रा है, रीइंफोर्समेंट स्टील की मात्रा भारतीय मानक जो इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 है, और IS 13920 1993 के अनुसार डिजाइन की जाती हैं। धरन में 2 प्रकार की प्रबलन स्पाट डाला जाता है। धरन में, यानी जो बीम है उसमें 2 प्रकार का स्टील डाला जाता है, रीइंफोर्समेंट स्टील डाला जाता है। एक हो गया आपका लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, यानी उसकी जो लंबाई की अनुदिश है उसको लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, और जो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है उसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या शियर रीइंफोर्समेंट या लेटरल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये 2 तरह के रीइंफोर्समेंट उसमें डाले जाते हैं। और अब सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, तो धरनों में भूकंप बलों के कारण, बीमों के अंदर जब भूकंप के बल हैं उनके कारण दोनों फलकों पर तनन उत्पन्न होता है। कहाँ पे, यानी नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। जनरली क्या होता है कि नीचे की साइड टेंशन जोन होता है और ऊपर का साइड बीम में कंप्रेशन जोन। पर अगर भूकंप आता है तो दोनों साइड टेंशन उत्पन्न होती है, ओके, दोनों टेंसाइल जोन बनते हैं। इसलिए भूकंप रोधी भवनों में धरन के दोनों फलकों पर अनुदैर्ध्य प्रबलन, यानी दोनों उसके जो कॉर्नर हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट डिजाइन में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है कि धरन की जो तन्यता है, डक्टाइल व्यवहार है, वो सुनिश्चित हो सके। IS 13920 1993 के अनुसार क्या है कि तन्य व्यवहार को सुनिश्चित बनाए रखने हेतु इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें स्टील का लिमिटेड एरिया, यानी लिमिट्स ऑन स्टील एरिया दिया गया है। क्या गया है, लिमिट्स ऑन स्टील एरिया, यानी इस्पात क्षेत्रफल की सीमाएं। तो यहाँ पे कंक्रीट, इस टेबल में पहला जो कॉलम है आपका उसमें कंक्रीट की ग्रेड है M15 M15 M20। दूसरा जो है उसमें स्टील की ग्रेड है FE 250 माइल्ड स्टील, ठीक है, FE 415 HYSD, ठीक है। तो FE 250 ये माइल्ड स्टील है, और
हाई स्ट्रेंथ जो स्टील है वो है Fe415, ये दोनों ग्रेड स्टील की दे रखी हैं। अधिकतम अनुपात P मैक्स और न्यूनतम अनुपात P मिनिमम ये यहाँ पे दिए गए हैं। M15 Fe250 के लिए दिया गया है, M15 Fe415 के लिए दिए गए हैं, M20 Fe250 के लिए, M20 Fe415 के लिए। ये P मैक्स और P मिनिमम का मान यहाँ पे दिया गया है। ये आपको IS 13920 में मिल जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम इससे हम मैक्सिमम स्टील और मिनिमम स्टील निकाल लेंगे। यहाँ तो आपको अनुपात दिया गया है, अधिकतम अनुपात P मैक्स और P मिनिमम न्यूनतम अनुपात। यहाँ से आप अधिकतम स्टील और न्यूनतम स्टील निकाल लेंगे। AS एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील मिनिमम। कैसे? P मैक्स मैक्सिमम निकालोगे तो क्या करोगे, P मैक्स से गुणा कर दोगे इंटू B इंटू एच। बी क्या है? विड्थ ऑफ कॉलम है, H हाइट ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो P मैक्स B इंटू एच। मिनिमम निकालोगे तो P मिनिमम AS मिनिमम इक्वल टू P मिनिमम B इंटू एच। ठीक है, उक्त कोड में तन्यता के बारे में क्या बताया, ये नीचे दी गई ऐसे ये चीज़ें बताइए। क्या बताया है डक्टिलिटी के लिए कि धरन के दोनों फलक हैं यानी शिखर और तल्ली यानी टॉप और बॉटम में कम से कम 2 छड़ें पूरी लंबाई तक आर पार जानी चाहिए। यानी बीम की जो टॉप लेयर है और बॉटम लेयर है, दोनों लेयर्स में स्टील की छड़ लगानी चाहिए और 2 कम से कम, 2 नीचे और 2 ऊपर कम से कम, और पूरी लंबाई तक आर पार जानी चाहिए। और कॉलम और बीम के जो बाहरी जोड़ है, कॉलम और बीम के जोड़ बाहरी जोड़ में धरन की ऊपरी एवं निचली जो छड़ें हैं वो स्तंभ के बीम की जो बीम में लगाई हैं और कॉलम बीम का जोड़ है। तो ये जो बीम वाली जो सरिये हैं ये कॉलम के अंदर भीतरी फलक से भीतरी जो फलक है किनारा है वहाँ से कितना अंदर जाना चाहिए, LD + 10 dB दूरी तक अंदर जाना चाहिए। कितना? LD प्लस, इस फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये कितना अंदर जाना चाहिए, LD + 10 dB। ठीक है, LD क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। ये IS 456 में आपको बता दिया जाएगा। बता देते हैं कि आपको अगर 48D 8 का डाया है या 10 का डाया है या 12 का डाया है उसका 48D लेना है या 32D लेना है या 50D लेना है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ है LD और 10 × D + 10 dB। ठीक है, तो dB क्या है? डेप्थ ऑफ बीम। dB क्या है? डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, तो ये आपको कोड के अंदर बताएं कि दोनों जो टॉप और बॉटम लेयर हैं दोनों में टेंशन उत्पन्न होगा, दोनों टेंशन जोन बनेंगे भूकंप के टाइम। तो दोनों जोन्स के अंदर यानी दोनों लेयर्स में कम से कम 2 छड़ें पूरी आर पार जानी चाहिए। और वो कॉलम बीम जॉइंट जहाँ है वहाँ कॉलम के अंदर वो बीम वाली जो सरियाँ हैं लॉन्जिट्यूडिनल वो अंदर कहाँ तक होंगी, LD + 10 dB। और LD क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है। ये उसके डायमीटर पे निर्भर करती है कि 48D है या 50D, अराउंड 50D इसको लेते हैं। और ये IS 456 में आपको मिलेगा। 10 dB क्या है? 10 × डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट था। कहाँ पे? बीम के अंदर। ठीक है, अब आपको शियर रिइंफोर्समेंट, अब क्या पढ़ेंगे अपन? शियर रिइंफोर्समेंट या जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, जो रिंग लगती हैं यानी लंबाई के अलोंग जो लंबी छड़ें लग गई वो तो होगी लॉन्जिट्यूडिनल, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो लगेंगी उनको शियर रिइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट या लेटरल रिइंफोर्समेंट ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो अपरूपण प्रबलन यानी शियर प्रबलन यानी शियर जो रेजिस्टेंट है, शियर को जो फोर्स है उसको रोकने के लिए काम में ये शियर जो रिइंफोर्समेंट है ये काम में आता है। वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में डाले जाते हैं, ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में डाले जाते हैं। ये प्रबलन धरन में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम है उनमें क्या काम आते हैं? ऊर्ध्वाधर छल्ले जो हैं, ये जो स्टिरप्स हैं धरन में अपरूपण बल को वहन करते हैं, शियर फोर्स को
वहन करते हैं, जिससे धरण में विकर्ण तनन के फलस्वरूप दरारें नहीं पड़ती। अगर डायगोनल टेंशन आए बीम के अंदर, डायगोनल उसके विकर्ण जानते हो, कोई भी एक वर्ग या आयत बनाओ और उसके विकर्ण, उसमें क्रॉस जो लाइनें आती हैं वो उसके विकर्ण होती है। तो विकर्ण अगर डायगोनल टेंशन उसमें आई, अगर विकर्ण तनन हुआ तो उसमें दरारें जो आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। ठीक है। ये छल्ले धरण के मुड़ने पर, अगर बीम मुड़ती है तो कंक्रीट के उखड़कर बाहर आने की प्रवृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीट को उखड़कर बाहर आने की प्रवृत्ति को रोकते हैं। ये स्तंभ की अनुदैर्ध्य छड़ों के संपीड़न के कारण बाहर की ओर बकलिंग की प्रवृत्ति को भी रोकते हैं। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगता है स्तंभ कॉलम के ऊपर या बीम के ऊपर, ठीक है, तो बकलिंग के कारण जो बाहर की ओर बीम का बाहर की ओर आना, सरिये का बाहर की ओर आना, जो लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का, उसको ये रोकते हैं। ठीक है। तो भारतीय मानक 13/920/1993 के अनुसार जो उद्दगर छल्लों के बारे में जो अपने को बताया गया है कि कितने डालने चाहिए, कितनी स्पेसिंग पे डालने चाहिए, कितने डाया के डालने चाहिए, तो 5 मीटर पार्ट तक की धरने, अगर 5 मीटर तक की लंबाई है बीम की, तो 6 mm व्यास के, तो कितने 6 mm व्यास के सरिये के से छल्ले बनाए जाते हैं। और 5 मीटर से अधिक की पार्ट की धरने हैं, यानी उसकी लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो 8 mm व्यास के छल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो उद्दगर छल्ले हैं, इनके दोनों सिरों पर छल्ले बनाओगे तो एक जगह इनको मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह सरिये को मोड़ना पड़ेगा, वर्ग एक आयत की तरह या वर्ग की तरह बनाओगे, और फिर एक जगह दोनों एंड को इनको 135 डिग्री पर मोड़ के हुक बना देते हैं। और हुक के जो सिरे हैं, ये चित्रानुसार छल्ले के व्यास के, हुक के जो सिरे कितने होंगे, छल्ले का जो व्यास है, यानी 8 का बनाया या 6 का बनाया, उसके 10 गुना के बराबर होंगे, परंतु 75 mm से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो ये उद्दगर छल्ले हैं, इनका अंतराल जो है ये अभी डिजाइन के द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी किस अंतराल पे ये लगेंगे, इनको डिजाइन के द्वारा अपन निकालते हैं, परंतु ये d/2 से अधिक नहीं होने चाहिए, d/2 से अधिक नहीं होने चाहिए। धरने जो ये बीम है, इनके सिरों से 2D तक, यानी जो बीम है इनके सिरों पर 2D सिरों से 2D दूरी तक, जहाँ डी धरण की क्या है, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ है, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। उद्दगर छल्लों की जो स्पेसिंग है, जो ये छल्ले हैं इनकी स्पेसिंग है, वो d/4 क्या हो जाएगा, d/4। ठीक है। और सबसे छोटी अनुदैर्ध्य छड़ जो है, सबसे छोटी अनुदैर्ध्य छड़ के व्यास का 8 गुना, या तो d/4 या अनुदैर्ध्य छड़ जो सबसे छोटी है उसका व्यास का 8 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु ये अंतराल 100 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। धरण स्तंभ जोड़, जहाँ पे बीम कॉलम का जोड़ है, वहाँ के फलक से प्रथम छल्ले की दूरी 50 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कॉलम और बीम का जोड़ है, वहाँ कॉलम से जो पहला छल्ला डलेगा बीम में, उसकी दूरी 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो धरण में अपरूपण कंपन, सीयर वाइब्रेशन को रोकने के लिए, सीयर को रोकने के लिए ये जो स्टीरअप लगा रखी हैं, वो स्टीरअप बता दिया है कि आपके कॉलम से 2D तक स्पेसिंग d/4 होगी। ठीक है। या जो अनुदैर्ध्य छड़ है उसके व्यास का 8 गुना होगी, परंतु 100 mm से कम नहीं होगी। और कॉलम से जो पहला स्टीरअप डाली जाएगी, पहले जो छल्ला डाला जाएगा, वो 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी जगह पर जो स्पेसिंग है इन छल्लों की, वो डिजाइन के द्वारा निकालते हैं, परंतु ये d/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये अपना कोडल प्रोविजंस फॉर फ्लेक्चरल मेंबर और आपका कॉलम बीम दोनों के लिए ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये सारा यहाँ तक हो गया है। स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट भी आपको बता दिया है। ठीक है। अब हम आपको शियर वाल, यानी शियर दीवारों जो हैं, दीवार जो हैं शियर दीवारें, उनके बारे में बताएंगे। तो